वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज एक काफ़ी ज़बरदस्त सी टॉपिक लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं और आज प्रूफ हो जाएगा कि रसायन शास्त्र पढ़ना कितना आसान है, क्योंकि बच्चों के मन में रहता है कि रसायन शास्त्र काफ़ी कठिन है, उसको समझने में परेशानी होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक धारणा पैदा हो जाएगा कि रसायन शास्त्र पढ़ना कितना आसान है। तो बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पे हम बात करेंगे। हम लोग देखते हैं कि अपने बगल में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारे वस्तुओं में दिन प्रतिदिन लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। और परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, और दूसरा जो परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक पेपर को आप टुकड़ा टुकड़ा में फाड़ दीजिए तो वो पेपर ही रहेगा, उसमें उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसी पेपर को अगर आप जला देते हैं तो वो राख और धुआं बन जाता है। तो यहाँ पे पहले से जो पेपर था वो पेपर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो राख और धुआं बन चुका है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इस तरह के परिवर्तन को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन होने का कारण है रासायनिक अभिक्रियाएं, चाहे वो हमारे शरीर में भोजन का पचना हो, या लोहे की वस्तु में जंग लग जाना हो, या इस प्रकार की अन्य जितनी भी घटनाएं हैं वो सब रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही संभव होता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं, या एक अणु है वो टूटकर परमाणु का निर्माण करता है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप यदि परिभाषित करना चाहते हैं तो इसे आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जब नए गुण वाले एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पे दो बात आया। एक बात आया कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, और दूसरा बात आया कि उससे नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ए और बी दो पदार्थ है जो एक दूसरे के साथ मिला और ये बनाया सी और डी। क्योंकि जब नया पदार्थ बनाना हो तो कोई ना कोई पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा ही, या एक ही पदार्थ के नए पदार्थों का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं खाने के लिए, तो उसमें मिलाते हैं दाल, चावल, उसके बाद हल्दी, नमक इत्यादि बहुत सारा पदार्थ मिलाते हैं। तो वो सब जो अलग अलग पदार्थ था, दाल, चावल, ये सब मिलके खिचड़ी बना। यानी कि हमारा जो इनपुट है, हम जो डाले थे कुकर के अंदर, वो अलग पदार्थ था, ए और बी को डाले और निकला क्या, सी और डी। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसको कहेंगे अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। रिएक्टेंट और प्रतिफल को बोला जाता है अंग्रेजी में प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे ए और बी हो गया अभिकारक और सी और डी हो गया प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाएंगे अभिकारक, और जो बनेगा उसको कहेंगे प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो एक सिस्टम के द्वारा ही संपन्न होती है। उसका एक क्रियाविधि होता है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान ले लिए थे कि ए और बी दो पदार्थ है, तो इस दोनों के बीच का रासायनिक बंधन जो है वो टूटेगा, फिर एक दूसरे के साथ जुट के नए पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो ए मान लेते हैं कोई पदार्थ होगा तो ये टूटेगा परमाणु के रूप में, बी एक पदार्थ है ये भी टूटेगा परमाणु के रूप में। अब इसका परमाणु और इसका परमाणु एक दूसरे के साथ फिर जुड़ जाएगा तो बनाएगा सी और डी। यानी कि आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले कोई भी अणु टूटता है परमाणुओं के रूप में, फिर वो परमाणु आपस में अभिक्रिया करके नए अणु का निर्माण करता है। यही होता है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने पर निम्न घटनाएं घटती है। आप अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो घटना घटता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, या आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो सबसे पहला जो विशेषता आप लिखे वो है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति का बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखे होंगे।
अपने दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जब आप बैटरी का जो पानी है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड, उस बैटरी के पानी को जब आप जमीन पर गिराते हैं तो जमीन खदकने लगता है और वहाँ पे बुलबुला का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण आप बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो, कोई भी खाना खाते हैं तो उसका भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता, उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए वो पूर्णतः सही तरीके से संपन्न नहीं होता, जिसके कारण लोगों के पेट में भी गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो गैस बनता है, गैस की उत्पत्ति का जो कारण है वो है रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहला हो गया इसका विशेषता कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस की उत्पत्ति होगी। और दूसरा है वो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कभी कभी जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो अभिक्रिया कराने वाले बर्तन के पेंदे में जाके बैठ जाता है या ऊपर आके अटक जाता है। प्राय अवक्षेप जो होता है वो भारी होता है और वो नीचे आके बैठ जाता है। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप भी बनता है। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप बनता है और वो अवक्षेप नीचे जाकर बैठ जाता है। तो दूसरा हो गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप भी बनता है। तीसरा जो रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रंग में परिवर्तन होना। रंग परिवर्तन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी विलयन में जब हम डालते हैं नींबू का रस, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी विलयन में जब डालेंगे नींबू का रस तो विलयन का जो रंग है वो बैंगनी धीरे धीरे गायब होने लगता है। इससे स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप हल्दी का जो पाउडर है उसके ऊपर जब आप नींबू का रस डालेंगे तो हल्दी का पाउडर जो होता है वो पीला होता है और जब उस पर नींबू का रस डालते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे लाल होने लगता है। इससे स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसको जब आप पानी में डालेंगे तो पानी का जो पूरा कलर है वो दुधिया हो जाता है। तो वो दुधिया इसलिए हो गया कि उस दवाओं के अंदर जो भी रसायन था वो जल से अभिक्रिया किया और उसके रंग में परिवर्तन आया और रंग हो गया दुधिया। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा व्यवहारिक जीवन में आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। लोहा ले लीजिए, नया लोहा है, लोहा का रॉड आप नया लाएंगे तो उसका कलर वाइट होता है, उजला होता है, लेकिन कुछ दिन तक जब आप उसको खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसका रंग हो जाता है हल्का भूरा। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। एक चांदी का कोई भी आभूषण लेते हैं और उसको कुछ दिन यूज करने के बाद उसका जो कलर है वो धीरे धीरे काला होने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। चौथा लेते हैं। चौथा, रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है कि जब अभिक्रिया होगा तो विलयन का तापमान बढ़ जाएगा और दूसरा होता है जब विलयन का तापमान घट जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम अपने दैनिक जीवन से लेते हैं कि जब पानी में आप चूना को डालते हैं, घर की पोताई के लिए जब चूना का लोग यूज करते थे तो पानी में चूना को डालते थे, अभी भी लोग डालते हैं। जब पानी में आप चूना को डालेंगे तो आप देखेंगे वो जो पानी है वो खौलने लगता है, पानी खौलने लगता है और उस पर लगता है कि बड़ा बड़ा बुलबुला निकल रहा है। वो बुलबुला भी गैस में जो उस गैस की उत्पत्ति जो हम पहला एग्जांपल देते हैं उसी का, उससे गैस भी निकलता है और दूसरा क्या होता है कि उसका तापमान बढ़ जाता है, खौलने लगता है। उस समय यदि आप उसमें अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है, इतना टेम्परेचर होता है। ये जो खौलने लगता है या जो उसका तापमान बढ़ जाता है ये बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होता है और ताप बढ़ने और घटने के आधार पे इस अभिक्रिया को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है ऊष्माक्षेपी, तो जब ताप बढ़ जाएगा तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे चूने को पानी में डालेंगे तो
पानी खौलने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कम हो जाना। जब प्रैक्टिकली आप देखे होंगे कि जब पानी में आप ग्लूकोज को डालते हैं, साधारण सा ग्लूकोज जिसका उपयोग पीने के रूप में करते हैं, तो जब उसमें डालते हैं, आप सपोज एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में कुछ ग्लूकोज को डालते हैं। अब आप गिलास को छू कर देखिए, तो जब आप गिलास को छू कर देखिएगा तो आपको लगेगा गिलास काफ़ी ठंडा हो गया। ठंडा इसलिए हो गया कि वो अभिक्रिया संपन्न होने में ये बाहर से ऊष्मा लिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब अभिक्रिया के दौरान विलयन का तापमान बढ़ जाएगा तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी, और जब ताप घट जाएगा तब कहेंगे उसको ऊष्माशोषी। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद भी हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो शरीर के अंदर जो अभिक्रिया हुआ वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है, और ताप में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है ताप बढ़ जाना और दूसरा होता है ताप का कम हो जाना। ताप बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, और जब ताप घटेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। और अगला जो है पांचवा, वो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप मोमबत्ती देखे होंगे, ये मान लेते हैं हमारा मोमबत्ती, और ये इसका यहाँ पे लो है। आप मोमबत्ती को देखते होंगे कि जब जलता है मोमबत्ती तो उसका कुछ भाग पिघल कर नीचे चला आता है, और यहाँ पे कुछ भाग जो है वो वाष्प बनकर उड़ते रहता है, और उड़ के वाष्प बनकर उड़ते रहता है और उड़ के ये जलते रहता है। यहाँ पे दो चीज होता है। पहला क्या होता है कि ये जो हमारा मोमबत्ती है ये रहता है ठोस अवस्था में, ये रहता है ठोस अवस्था में, और जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ भाग द्रव अवस्था में इधर से पिघलकर नीचे चला आता है और यहाँ के जमा हो जाता है। दूसरा कुछ भाग जो है वो यहाँ पे वाष्प बनकर उड़ने लगता है, यानी कि मोमबत्ती का अवस्था ठोस है, ठोस से वो बनता है द्रव और वाष्प में। उसके अलावे यहाँ पे जब जलता है तो जलने के बाद वो गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। निश्चित ही आप इतना समझ गए होंगे। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं आप कह सकते हैं। सबसे पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयनों के रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। उसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ये सारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। आगे बात करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण का। रासायनिक समीकरण, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उससे बनने वाले प्रतिफलों को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रकार के रासायनिक समीकरण का प्रयोग होता है, जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले प्रतिफल को उसके संकेतों के संक्षिप्त रूपों से दर्शाया जाता है। इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट में रहा है जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा कैसे सिंपल संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे C+O2 बराबर CO2। या दूसरा एग्जांपल लेंगे, जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये हो गया स्टेटमेंट, और इसका इक्वेशन लिखेंगे तो होगा H2 + Cl2 बराबर 2HCl। तो ये हम जो स्टेटमेंट बोल रहे थे उस स्टेटमेंट के बदले यहाँ पे संक्षिप्त रूप में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उनका संकेत और बनने वाला जो प्रतिफल है उसका संकेत के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार का जो समीकरण होगा उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के 5 नियम हैं, और वो जो नियम है वो हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, तो आपको ये नियम याद हो जाएगा।
जैसे मान लेते हैं एक अभिक्रिया है A+B = C+D। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B भाग लिया, जिससे C और D बना। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। ये हो गया अभिकारक और दूसरा हो गया प्रतिफल। अब नियम से बनता है समीकरण, लेकिन हम आपको समीकरण से नियम लिखना सिखाते हैं। ये कितना इजी। अब ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, इस समीकरण के आधार पर नियम लिखना है। सबसे पहला लिखना है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। तीर चिन्ह को यदि आप बॉर्डर मानते हैं तो ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर। तो पहला नियम हो गया अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा नियम हो गया यदि अभिकारक में एक से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हैं तो उसके बीच में धन चिन्ह प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम, तीसरा नियम है कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल यदि एक से अधिक बनता है तो उसके बीच में प्लस या धन चिन्ह का प्रयोग होता है। ये हो गया चौथा नियम। और पांचवा नियम है कि अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। तीर चिन्ह की बाईं ओर अभिकारक और तीर चिन्ह की दाईं ओर प्रतिफल होता है। तीर चिन्ह दर्शाता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लिया और अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सा पदार्थ बना। तो ये हो गया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का 5 नियम। पहला नियम अभिकारक को बाईं ओर, दूसरा नियम प्रतिफल को दाईं ओर, तीसरा नियम अभिकारक में एक से अधिक पदार्थ हो तो प्लस का चिन्ह, चौथा नियम प्रतिफल में एक से अधिक पदार्थ बन रहा है तो उसके बीच में भी प्लस का चिन्ह, और अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और उसके बाद बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड इक्वेशन। एक समीकरण लेते हैं H2 + Cl2 = 2HCl। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो संतुलित और असंतुलित समीकरण को समझने के लिए सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक में हाइड्रोजन जो है इसके 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं। यहाँ प्रतिफल में भी देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु अभिकारक में और प्रतिफल में भी, क्लोरीन का 2 परमाणु अभिकारक में और प्रतिफल में भी दोनों समान है। तो इस प्रकार के समीकरण को कहेंगे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा वो होगा इसके विपरीत, यानी कि इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है और असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल लेते हैं H2 + O2 = H2O। तो यहाँ पे अभिकारक में H के 2 परमाणु हैं और O के भी 2 परमाणु हैं, क्योंकि प्रतिफल में H के 2 परमाणु हैं और O के 1 परमाणु है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि O का जो परमाणु है वो दोनों तरफ समान नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्रम में प्रायः संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम जितना पदार्थ को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया के लिए देंगे तो उतना ही पदार्थ का निर्माण होगा, उससे कम नहीं हो सकता। अगर उससे कम होगा तो ये के द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है उसका विरोध होगा और ये संभव नहीं है। इसीलिए प्रायः हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का ही प्रयोग करते हैं। अगला वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसकी 2-3 विधियां बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।